Good morning, students. Today we are going to discuss the question answers of chapter 9 given in main exercise. Okay, given the main exercise of the chapter 9 force and laws of motion. The first question: an object experiences a net zero external unbalanced force. Is it possible for the object to be traveling with a non-zero velocity? If yes, state the conditions that must be placed on the magnitude and direction of the velocity. If no, provide a reason. इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि एक ऑब्जेक्ट है, समझ लो अ नेट ज़ीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्सपीरियंसेस है नेट ज़ीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, उस पर कोई भी बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है ना, नेट ज़ीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड, उस पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है। क्या पॉसिबल है कि ऑब्जेक्ट कोई ना कोई वेलोसिटी के साथ जाएगा? नॉन ज़ीरो वेलोसिटी इट मीन्स कोई ना कोई वेलोसिटी के साथ वो ट्रैवल कर पाएगा। अगर उस पर बाहर से कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लग रहा है तो क्या वो किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर पाएगा, ये आपको बताना है। अगर कर पाएगा तो आपको वो कंडीशंस बतानी है उसकी वेलोसिटी की और डायरेक्शंस की क्या कंडीशंस रहेंगी, ठीक है। तो आपको रीज़न बताना है। क्या बिना किसी फोर्स के अप्लाई किए क्या कोई ऑब्जेक्ट किसी वेलोसिटी के साथ जा सकता है, ये आपको इसमें बताना है। यस, when external unbalanced force on an object is zero, the object can be traveling with a non-zero velocity. अगर when external unbalanced force on an object is zero, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स ज़ीरो लग रहा है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, ज़ीरो लग रहा है फोर्स, तो ऑब्जेक्ट किसी नॉन जीरो वेलोसिटी के साथ जा सकता है। लेकिन उनके लिए सारी कंडीशंस हैं, नेसेसरी इन कंडीशंस में ही जा सकता है, ठीक है। इसमें कंडीशंस पूछिए किन कंडीशंस में जा सकता है, तो इन कंडीशंस में जा सकता है। व्हाट आर द कंडीशंस, कैसे हो सकता है? द ऑब्जेक्ट शुड ऑलरेडी बी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर समझ लो स्ट्रेट लाइन पहले से वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जा रहा है किसी स्ट्रेट लाइन में, तो उस पर बाहर से कोई अनबैलेंस्ड फोर्स लगने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप चलता रहेगा। दूसरा, देयर शुड बी नो चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड ऑल्सो नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। उसकी जो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए और उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन भी नहीं बदलना चाहिए, तब वो चलता रहेगा नॉन जीरो वेलोसिटी के साथ। तीसरा है, या ये कंडीशन हो सकती है, द रेजिस्टेंस टू मोशन ड्यू टू एयर मस्ट बी ज़ीरो। कई बार होता है कि ऑब्जेक्ट चल रहा है, वो रुक क्यों जाता है? क्योंकि जो इरेगुलरिटीज़ होती है सरफेस की, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है उसको रोकता है। ज़मीन पे कोई बॉल जा रही है, वो रुक क्यों जाती है? क्योंकि सरफेस की जो इरेगुलरिटीज़ है उसकी रोक रही हैं। तो इरेगुलरिटीज़ अगर ना हो, तो फ्रिक्शन फोर्स अगर ज़ीरो हो, तो एयर में कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, वो फ्रिक्शन एयर का सारा फ्रिक्शन हम हटा दें तो वो चलता रहेगा, ठीक है। तो कोई उसको रजिस्ट करने वाला कोई फोर्स नहीं होना चाहिए। थर्ड कंडीशन, द रेजिस्टेंस टू मोशन ड्यू टू एयर मस्ट बी ज़ीरो, ठीक है। तो रेजिस्टेंस फोर्स जो फ्रिक्शन फोर्स है वो ज़ीरो होना चाहिए। द रेजिस्टेंस टू मोशन ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द ग्राउंड मस्ट बी ज़ीरो, जो आपको बताया कि ऑब्जेक्ट और ग्राउंड के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो ज़ीरो होना चाहिए, तो चलता ही रहेगा, है ना। तो फिर उसमें बाहर से कोई अनबैलेंस्ड फोर्स की ज़रूरत नहीं है। फ्रिक्शन फोर्स को हटा देंगे तो उसमें कोई भी फोर्स की ज़रूरत नहीं है। So if any of the four conditions stated above is not met with the answer will be no. अगर इन चारों कंडीशंस को हम अप्लाई करेंगे ना तभी यस है। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही तब आंसर नो है, तब तो ऑब्जेक्ट नहीं जा सकता, तब तो उस पर फोर्स लगाना ही पड़ेगा बाहर से। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि बिना फोर्स के वो चाहता रहे तो इन चारों कंडीशंस को अप्लाई करना पड़ेगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टोटली हटाना पड़ेगा, ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन में चलता ही रहे इस तरह से। तो ये कंडीशंस पे ही पॉसिबल है, ओके। क्योंकि आपको पता है कि बिना अनबैलेंस्ड फोर्स लगाए हुए कोई ऑब्जेक्ट नहीं जाता आगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन ए कारपेट इज़ बीटन विथ ए स्टिक डस्ट कम्स आउट ऑफ इट, एक्सप्लेन। जब किसी कारपेट को हम जो स्टिक है उससे बीट करते हैं, उससे उस पर हम मारते हैं, तो उसमें से डस्ट बाहर निकल आती है, उसमें से डस्ट बाहर निकल आती है। ऐसा क्यों होता है? उसी जगह आपको लगता है डस्ट निकल ही नहीं रही है, उसी जगह चिपक रही है, हम उसको बीट कर रहे हैं, मार रहे हैं। देखो इसका आंसर क्या है? इट इज़ ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण ऐसा होता है। व्हेन ए कारपेट इज़ बीटन विद ए स्टिक इट कम्स इन मोशन।
जब आप एक कारपेट को स्टिक से बीट करते हो, मारते हो, तो उसके डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं मोशन में आ जाते हैं, ठीक है, इट कम्स इन मोशन। द डस्ट पार्टिकल इन द ओके इट कम्स इन मोशन। जो कारपेट है वो उसके पार्टिकल्स, उसके रेशे जो है मोशन में आ रहे हैं थोड़ा थोड़ा, जब आप उसको लकड़ी से मार रहे हो। द डस्ट पार्टिकल्स इन द कारपेट टेंड टू रिमेन एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये जो डस्ट पार्टिकल्स है वो काफ़ी लंबे समय से उनके बीच में जो बॉन्डिंग बना ली है कारपेट के पार्टिकल्स के बीच में, वो रेस्ट पर ही रहना चाहती है, वो हटना नहीं चाहती है, ये नेचुरल टेंडेंसी के कारण। इसलिए इट इज़ ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट टेंड टू रिमेन इन दैट पोजिशन ऑफ रेस्ट, दैट इज़ वाई दीज पार्टिकल्स फॉल डाउन। और इस कारण क्या होता है, उसमें से जो डस्ट पार्टिकल्स होती है वो नीचे निकल आती है, ठीक है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण ऐसा होता है। Why is it advised to tie any luggage kept on the roof of a bus with a rope? जो किसी भी बस की जो रूफ़ है, छत पर जो लगेज होता है, उसको ये एडवाइस क्यों किया जाता है कि उस लगेज को बांध दो अच्छे से, अदरवाइज़ वो लगेज नीचे गिर जाएगा, ऐसा कहा जाता है। उसको बांधने की एडवाइस क्यों दी जाती है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैम? लगेज को क्यों बांधना चाहिए? देखो, एनी लगेज kept on the roof of a bus should be tied with a rope. This is because when the bus starts, suddenly the luggage pieces may fall down due to inertia of rest. देखो, अगर लगेज रखा हुआ है बस के टॉप पर और उसको बांधा हुआ नहीं है, अचानक से बस जब रुकेगी, सडनली जब रुकेगी, लगेज जो है वो नीचे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण बस ओके, इट फॉल डाउन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। when the bus suddenly starts, जब अचानक से बस चलती है, आपने लगेज ऊपर रख रखा है, अचानक से बस चल रही है, मोशन में आ रही है ना, तब भी लगेज गिर सकता है, क्योंकि लगेज रेस्ट की पोजीशन में ही रहना चाहता है और वो मूवमेंट को अपोज करेगा, तो इस वजह से गिर जाएगा, ठीक है। इट इज़ ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। नाउ सिमिलरली व्हेन द मूविंग बस स्टॉप सडनली, द लगेज पीसेस में फॉल डाउन ड्यू टू इनर्शिया मोशन। इसी तरह से जब बस अचानक से चलती, बस अचानक से रुकती है, तब क्या है, अचानक से बस रेस्ट पे आ रही है, लेकिन लगेज मूवमेंट में अभी भी, तब भी वो गिर जाएगा, क्योंकि वो इट इज़ ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, वो मोशन की स्टेट में रहना चाह रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसको बांध देना चाहिए, जिससे कि अपनी इनर्शिया की जो स्टेट है उसके अकॉर्डिंग जो है बिहेवियर शो ना करे, ठीक है। इसलिए लगेज को बांधने की सलाह दी जाती है। Now question number 4. A batsman hits a cricket ball which then rolls on a level ground. After covering a short distance, the ball comes to rest. The ball slows to a stop because the batsman did not hit the ball hard enough. B. The velocity is proportional to the force exerted on the ball. C. There is a force on the ball opposing the motion. D. There is no unbalanced force on the ball, so the ball would want to come to rest. देखो, एक बैट्समैन जब एक क्रिकेट बॉल को हिट करता है तो बॉल क्या होता है, कुछ देर तो रोल करती ग्राउंड फिर रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है? इन 4 रीजन्स में से सबसे अप्रोप्रिएट रीज़न कौन सा है? इसका रीज़न है सी, क्योंकि कोई ना कोई फोर्स है, जो अपोजिंग फोर्स है, जो बॉल को रोक रहा है, एंड यू नो दैट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। Okay, the cricket ball comes to rest after covering a short distance because there is a force on the ball opposing the motion. The force is due to the resistance of the air and also due to the friction between the ball and the ground. ये फोर्स एयर का रेजिस्टेंस फोर्स होता है, हो सकता है फ्रिक्शन फोर्स, या जो है ग्राउंड और बॉल के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसके कारण भी बॉल रुक सकती है। तो सी ऑप्शन सबसे अप्रोप्रिएट है कि जिसके कारण बॉल रुक जाती है, दैट इज़ द अपोजिंग फोर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 5. अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल with a constant acceleration. It travels a distance of 400 meter in 20 seconds. Find its acceleration. Find the force acting on it. If its mass is 7 metric tons. देखो, एक ट्रक है जिसने रेस्ट से जो चलना शुरू किया और एक हिल में जा रहा है, वो हिल है, एक पहाड़ी पे जा रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है। अगर वो ट्रक 400 मीटर का दूरी तय करता है, 400 मीटर की दूरी तय करता है 20 सेकंड में, तो बताओ वो क्या है उसका एक्सेलरेशन, ट्रक का आपको एक्सेलरेशन बताना है।
आपको ये भी बताना है कि उस पर कितना फोर्स लगेगा, एक्टिंग ऑन इट, उस पर कितना फोर्स लगेगा, और उसका मास जो है, ट्रक का मास आपको 7 मेट्रिक टन गिवन है। आपको ये भी बता रखा है हिंट में कि 1 मेट्रिक टन 1000 kg के बराबर होता है, और ट्रक का मास कितना है, 7 मेट्रिक टन। तो टोटल मास कितना हो जाएगा केजी में, 7 × 1000, 7000 kg का ट्रक है आपके पास। ठीक है, आपको क्या क्या गिवन है देखो, सबसे पहले सारी वैल्यूज़ पुट कर लो। u इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रक कितनी है, 0, क्योंकि उसने रेस्ट से चलना शुरू किया, तो u = 0 है। नाउ s कितनी दूरी तय की ट्रक ने, 400 मीटर की दूरी तय की है, तो 400 मीटर। टाइम कितना लिया, 20 सेकेंड, तो t = 20 सेकेंड हो गया। नाउ मास है 7 मेट्रिक टन, तो मेट्रिक टन को आप केजी में कन्वर्ट करोगे तो 7000 kg हो जाएगा। नाउ आपको क्या क्या निकालना है, आपको a निकालना है, एक्सेलरेशन, और आपको फोर्स निकालना है f। 2 फिजिकल क्वांटिटी आपको फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में। नाउ सबसे पहले आप क्या निकालोगे, सबसे पहले आप a निकाल लो कि a क्या होगा। आपके पास u भी है, s भी है, t भी है, तो आप सबसे पहले एक किस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, आपको मोशन की जो सेकेंड इक्वेशन बताई थी मोशन चैप्टर में, उसको अप्लाई करो, s = ut + ½ at²। इससे आप क्या करोगे, इस इक्वेशन से आप a निकाल सकते हो आसानी से। सारी वैल्यूज़ पुट कर दो। डिस्टेंस s = डिस्टेंस है, वो आपका 400 है, प्लस इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 0 × t, 0 हो जाएगा, 0 + ½ a आपको फाइंड आउट करना है, t का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर, = अब आप इसको सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर, इट मीन्स 20 × 20, 2 × 4, 400 हो गया। 400 / 2 कितना हो जाएगा, 200। ओके, तो ये 200 हो गया आपका यहाँ पर, तो 200 a आ गया आपके पास इधर, तो 400 = 200 a, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 400 / 200, 400 / 200। तो ये आप इसको जब आप करो 0 से 0 कट गया, 2 × 4, तो 2 एक्सेलरेशन है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपने a फाइंड आउट कर लिया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका a आ गया। नाउ अब आपको क्या निकालना है, आपको फोर्स भी निकालना है। फोर्स के लिए आपके पास m गिवन है, m है आपका 7000 kg, 7000 kg आपके पास गिवन है, और a भी आपने निकाल लिया है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ f = ma, न्यूटन सेकेंड लॉ में हमने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है, F = ma, तो वो आप यहाँ पर अप्लाई कर दो, F = ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास आपके पास 7000 है, इंटू a आपके पास, एक्सेलरेशन आपके पास 2 है, 7000 × 2, 7 × 14, तो 14,000 फोर्स है, इसलिए न्यूटन, 14,000 न्यूटन जो है टोटल फोर्स इसके ऊपर लगेगा, ये आपने इसमें निकाल लिया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अ स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड across the frozen surface of a lake and comes to rest after traveling a distance of 50 meter. What is the force of friction between the stone and the ice? एक स्टोन है 1 kg का, जिसको 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो है थ्रो किया गया है, जिसको फेंका गया है, एक फ्रोजन लेक है, जमी हुई लेक है उसके थ्रू, और फिर वो रेस्ट पर आ गया, और उस डिस्टेंस कितना कवर किया उस स्टोन ने, 50 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। आपको बताना है स्टोन और आइस के बीच में कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो आप देखो स्टोन मास कितना दे रखा है, स्टोन का 1 kg दे रखा है, तो आप वो लिख लो 1 kg मास। ओके, 1 kg आपको गिवन है। u इनिशियल वेलोसिटी जिससे स्टोन को फेंका गया वो 20 मीटर पर सेकेंड है, वो लिख लो 20 मीटर पर सेकेंड। नाउ फाइनली जो स्टोन जो है रेस्ट पर आ गया, इसका ना फाइनल वेलोसिटी v = क्या हो जाएगी, 0, v = 0 लिख दो। नाउ अब उसने कितनी दूरी तय की, 50 मीटर की दूरी तय की, तो s आपके पास है 50 मीटर, तो s = 50 मीटर लिख दो। नाउ आपको क्या निकालना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, आपको f निकालना है, आपको f निकालना है बेटा। तो f निकालना है, तो f के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, f के लिए आपको a चाहिए, तो सबसे पहले आप a निकालिए। एक्सेलरेशन आपके पास एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन किस फॉर्मूले से, तो बच्चों आपके पास आपको सबसे पहले a निकालना पड़ेगा फोर्स के लिए, क्योंकि F = ma होता है। तो a सबसे पहले आप v² - u² = 2as, जो न्यूटन की जो लॉ की हमारी मोशन की थर्ड इक्वेशन है उसको आप अप्लाई कीजिए,
और सारी वैल्यूज़ पुट कर दो। वी स्क्वायर दैट इज़ द फाइनल वेलोसिटी, वी है, वी इज इक्वल टू 0 है तो 0 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 20 है, 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as इंटू इज इक्वल टू 2 इंटू ए हमें फाइंड आउट करना है एस, डिस्टेंस कितना हमारा 50 इंटू 50 मीटर। ये वैल्यू सारी पुट कर दो तो ए बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ आपके इसका है माइनस 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस 400 डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना हमारा 50 इंटू 2, 50 इंटू 2 कितना हो जाएगा 100, तो माइनस 400 डिवाइडेड बाई 100, 0 से 0 कट गए 2 0 से, तो क्या बचा -4। एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आपका क्या आ गया एक्सेलरेशन -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपको निकालना है तो F इजिकल टू फोर्स का फॉर्मूला ma, F इजिकल टू ma होता है। नाउ मास कितना है स्टोन का 1 है तो 1 लिख दो m की जगह, a आपने निकाल लिया -4, 1 इंटू -4 इजिकल टू कितना हो जाएगा -4, फोर्स है इसलिए न्यूटन में आ जाएगा, -4 न्यूटन, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका कितना निकल गया -4 न्यूटन। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, ये आपका आंसर इसमें निकल गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, question number 7, for 8000 kg engine pulls a train of 5 wagons each of 2000 kg along a horizontal track. If the engine exerts a force of 40,000 Newton and the track offers a frictional force of 5000 Newton, then calculate. देखो आपको एक इंजन दे रखा है, आपको ये क्वेश्चन में देखो इंजन और बोगीज वैगन्स के बीच का है ये क्वेश्चन। तो 8000 kg का इंजन है जो कि पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स, एक 5 वैगन्स की ट्रेन को खींचता है। हर वैगन का मास जो आपको गिवन है कितना है 2000 kg, हर वैगन का इतना मास है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल ट्रैक में इंजन उनको खींचता है। इंजन जो समझ लो अगर 40,000 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है वैगन्स पे और ट्रैक जो है वो भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा रहा है 5000 न्यूटन का, तो आपको ये 3 इसमें फाइंड आउट करने हैं। क्या क्या, सबसे पहले था नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, कितना एक्सेलरेटिंग फोर्स है, नेट फोर्स क्या है जो आगे बढ़ा रहा है इंजन को, आपको इसमें निकालना है। बी आपको निकालना है द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, ट्रेन का एक्सेलरेशन निकालना है आपको। और थर्ड आपको निकालना है द फोर्स ऑफ वैगन फर्स्ट ऑन वैगन 2, वैगन फर्स्ट और वैगन फर्स्ट जो वैगन 2 पे जो फोर्स लगा रही वो भी आपको निकालना है, वैगन 1 के द्वारा 2 पे जो फोर्स लग रहा है, ठीक है। सबसे पहले आपको जो जो फिजिकल क्वांटिटीज़ गिवन है उनको लिख लो। मास ऑफ द इंजन आपको 8000 kg गिवन है, वो आप लिख लो। नाउ मास m2, मास ऑफ 1 वैगन आपको गिवन है 2000 kg, तो मास ऑफ 5 वैगन्स कितना हो जाएगा, एक वैगन का, एक बोगी का अगर वेट आपका 2000 kg है तो 5 का कितना होगा 2000 इंटू 5 कर दो, तो 5 टू ज़ा 10, टोटल आ गया 10,000 kg, 10,000 kg हो जाएगा टोटल वैगन्स, जितने भी 5 वैगन्स हैं उनका मास टोटल 10,000 kg आप निकाल लोगे, ठीक है। नाउ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंजन, फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंजन, इंजन कितना फोर्स लगा रहा है 40,000 न्यूटन लगा रहा है, ये आपको गिवन है, ओके, ये आपको गिवन है तो ये आप इसको इधर लिख लो, फोर्स एक्सर्टेड बाय द न्यूटन। नाउ एक्सर्टेड बाय द इंजन ये आपको गिवन है। नाउ फ्रिक्शनल फोर्स भी आपको गिवन है, फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है 5000 न्यूटन लग रहा है, ये भी आप लिख लो, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू 5000 न्यूटन। नाउ आपको सबसे पहले निकालना है नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, वो आप सबसे पहले निकाल लो कि नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स क्या होगा, नेट एक्सेलरेशन कितना मिलेगा, कितना फोर्स लगेगा ट्रेन पे, क्योंकि ये तो अपोजिंग फोर्स है ना, फ्रिक्शनल फोर्स तो अपोजिंग फोर्स है जो उसको रोकता है ट्रेन को, वो 5000 न्यूटन का है, और नेट फोर्स इंजन कितना फोर्स लगा रहा है 40,000 न्यूटन का लगा रहा है, इतना जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, तो टोटल कितना फोर्स लगेगा, एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना होगा, तो कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ कर दो, स्मॉल एफ हमने फ्रिक्शन फोर्स को माना है, तो दैट इज़ द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, उतना एक्सेलरेटिंग फोर्स उस पर लगेगा ट्रेन पे, तो एफ माइनस एफ किया हमने, दैट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंजन माइनस फ्रिक्शन फोर्स किया, 40,000 माइनस 5,000 किया, तो हमारे पास कितना आ गया 35,000 न्यूटन, इतना हमारा नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स होगा, ठीक है। ये है एक आंसर। नाउ बी है द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, ट्रेन का क्या एक्सेलरेशन होगा ये आपको निकालना है,
ट्रेन का एक्सेलरेशन आपको इसमें निकालना है। नाउ ट्रेन का एक्सेलरेशन F इज़िकल टू एम ए से आप निकाल लीजिए, F इज़िकल टू एम ए। नाउ आपको एक्सेलरेशन F इज़िकल टू एम ए होता है तो A बराबर कितना हो जाएगा, F अपॉन इफ़ F इज़िकल टू एम ए, F इज़िकल टू एम ए, देन A इज़िकल टू कितना हो जाएगा, F अपॉन एम, F अपॉन एम हो जाएगा ना। तो इसके लिए F अपॉन एम, टोटल फोर्स कितना निकालोगे आप, F अपॉन एम है तो टोटल नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द इंजन एंड द वैगन्स। ये आप लिखोगे कि इंजन का मास कितना है और वैगन्स का मास कितना है, वो टोटल जोड़ और उसको आप ऊपर करोगे आप नेट फोर्स। ओके, तो नेट फोर्स कितना हो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन माइनस करके जो आपने फोर्स निकाला ए में, दैट इज़ द 35,000 डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है इंजन और वैगन का टोटल मास। इंजन का मास था 8,000, वैगन्स का टोटल मास था 10,000, तो 10,000 प्लस 8,000 कितना हो गया, 18,000, टोटल 18,000। तो आपके पास ए करोगे आप टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो 35,000 डिवाइडेड बाय 18,000, 0 से 0 काटो आप, 35 डिवाइडेड बाय 18 करो, इसको डिवाइड करो तो आपके पास आता है 1.94। आगे करते हो तो 1.944444 चलता रहता है, तो 2 डिजिट बाद में ले सकते हो 1.94, क्योंकि एक्सेलरेशन इसलिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपने एक्सेलरेशन इसमें निकाल लिया। नाउ सी पार्ट, द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। वैगन 1 के द्वारा वैगन 2 पे कितना फोर्स लगेगा, सबसे आगे इंजन है, उसके बाद में वैगन 1 है, उसके बाद में वैगन 2 है, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरह से है ट्रेन। ठीक है, तो वैगन 1 वैगन 2 पे कितना फोर्स लगाएगी ये आपको इसमें निकालना है। नाउ फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2, तो इसके लिए आप क्या करोगे, मास ऑफ 4 वैगन्स बिहाइंड वैगन 1 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, फोर्स आपको निकालना है। तो F इज़िकल टू एम ए लगेगा, यहाँ भी F इज़िकल टू एम ए। तो यहाँ आप क्या करोगे, मास ऑफ 4 वैगन्स, क्योंकि वैगन 1 के द्वारा वैगन 2 पे कितना फोर्स लग रहा है ये आपको निकालना है। लेकिन वैगन 2 से जुड़े हुए जो हैं वैगन 1 जो है उस वो लगा रही है, बाकी उससे इंजन जुड़ा हुआ है। तो वैगन 1 के द्वारा जो वैगन 2 पे जो फोर्स लग रहा है, बाकी सारे वैगन्स भी उतना ही फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, तो आप लिखोगे मास ऑफ 4 वैगन्स बिहाइंड वैगन 1, वैगन 1 के पीछे जो 4 वैगन्स है उनका टोटल मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, क्योंकि F इज़िकल टू एम ए होता है ना, F इज़िकल टू एम ए। तो मास इंटू एक्सेलरेशन करो, टोटल मास ऑफ द 4 वैगन्स मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। तो वैगन 1 के द्वारा निकालना है, इसलिए वैगन 1 का मास हम यहाँ कंसिडर नहीं करेंगे, बाकी 4 वैगन्स को हम यहाँ कंसिडर करेंगे। एक वैगन का मास आपको गिवन है 2000 kg है, तो 4 का कितना होगा, 4 इंटू 2000 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन आपने ऊपर निकाल दिया है, नेट एक्सेलरेशन 1.94 से इसको मल्टीप्लाई करो। इन सबको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 15,520। ये क्या है, न्यूटन में फोर्स है, इसलिए क्या आएगी यूनिट, न्यूटन। तो ये आपका टोटल आ गया वैगन 1 के द्वारा वैगन 2 पे लगने वाला फोर्स। वैगन 2 पे जो फोर्स लगेगा वो सारे वैगन्स पे लगेगा, तो इसलिए हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज़ ए मास ऑफ 1500 kg, what must be the force between the vehicle and the road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक ऑटोमोबाइल व्हीकल है, उसका आपको मास दे रखा है 1500 kg। ठीक है, व्हीकल का मास आपको दे रखा है। व्हाट मस्ट बी फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड, आपको बताना है व्हीकल और रोड के बीच में कितना फोर्स लगेगा कि व्हीकल स्टॉप हो जाए, और मतलब वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपको बताना है कि वो रुक जाएगा विद ए नेगेटिव एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन आपको दे रखा है नेगेटिव एक्सेलरेशन 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नेगेटिव में। तो आपको मास दे रखा है व्हीकल का 1500 kg, आपको एक्सेलरेशन दे रखा है नेगेटिव -1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आपको क्या निकालना है, आपको फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड निकालना है, तो आपको F कैलकुलेट करना है। F नाउ क्लियरली आपको M भी गिवन है, आपको A भी गिवन है, आपको F कैलकुलेट करना है। तो F आप न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से F का फॉर्मूला लगाओ, F इज़ इक्वल टू एम ए। M आपके पास 1500 है, इंटू A आपके पास गिवन है -1.7। तो दोनों को आप जो मल्टीप्लाई करोगे, 1500 को मल्टीप्लाई करोगे -1.7 से, तो आपके पास क्या आएगा -2550, क्योंकि ये फोर्स है इसलिए न्यूटन में आ जाएगा। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है,
ये नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि द फोर्स इज़ अपोजिंग द मोशन ऑफ द व्हीकल। ये बता रहा है कि व्हीकल के मोशन को ये फोर्स अपोज कर रहा है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है क्योंकि ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, क्योंकि मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो F इजिकल टू एम से सिंपली आपको इसको सॉल्व करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v। m मास है, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी v है, तो उसका मोमेंटम क्या होगा? ऑब्वियसली आपको पढ़ाया गया है कि मोमेंटम बराबर मास इनटू वेलोसिटी होता है। सो डी ऑप्शन इज़ करेक्ट, दैट इज़ मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। डी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, यूजिंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्स of 200 Newton, we intend to move a wooden cabinet across a floor at a constant velocity. What is the frictional force that will be exerted on the cabinet? Using a horizontal force, एक फोर्स लग रहा है 200 न्यूटन का, इतना फोर्स लगा कर भी इंटेंड टू मूव ए वुडन कैबिनेट अक्रॉस ए फ्लोर। एक वुडन कैबिनेट को हम एक फ्लोर में मूव करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। तो आपको बताना है कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा। व्हाट इज़ द फ्रिक्शनल फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट। कैबिनेट पे कितना फ्रिक्शनल फोर्स फ्लोर के द्वारा लगेगा, ये आपको कैलकुलेट करना है इसमें। सबसे पहले आपको क्या क्या गिवन है, आपको देखो, यूजिंग हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, आपको 200 न्यूटन का फोर्स दे रखा है। तो फोर्स अप्लाइड F इजिकल टू P की जगह आप क्या करोगे, इधर F करोगे, ठीक है। P की जगह आप यहाँ क्या लिखो, F लिखिए। F आपको गिवन है, F इजिकल टू 200 न्यूटन, ये आपको गिवन है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपको इसमें कैलकुलेट करना है। आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F यहाँ पर कैलकुलेट करना है। एज द वुडन कैबिनेट इज़ टू मूव अक्रॉस द फ्लोर विद ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, with a constant velocity, no force is spent accelerating the cabinet। देखो बेटा, क्योंकि the force of we can say जितना फोर्स हॉरिजॉन्टल फोर्स है आपके पास फोर्स है, उतना ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी लगेगा, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। हमने थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है, ठीक है। एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। सो कैबिनेट इज़ टू बी मूव अक्रॉस द फ्लोर विद ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, नो फोर्स इज स्पेंट इन एक्सलेटिंग द कैबिनेट। कोई भी एक्स्ट्रा इसमें फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा उसको, हमें कैबिनेट को मूव करने के लिए, वी कैन से एक्सलेट करने के लिए। इसलिए इस केस में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो ज़ीरो होगा, कहा है इसलिए। और वी कैन से द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी उतना ही होगा जितना कि उसको मूव करने के लिए आगे फोर्स लग रहा है, बिकॉज एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। सो द आंसर इज़ F इज इक्वल टू 200 न्यूटन। उतना ही फोर्स की ज़रूरत है जितना कि स्टार्टिंग में फोर्स लग रहा है, दैट इज़ 200 न्यूटन। तो इसका आंसर 200 न्यूटन आ जाएगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू 200 न्यूटन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्टूडेंट्स अप टू 10 क्वेश्चंस, और नेक्स्ट क्वेश्चन, remaining questions we will discuss in next session. So till then, thank you.